Hello friend, I'm Asta Gehlot and you all are welcome on my YouTube channel एम जुडिशरी। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में रह गए थे वह क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट और जितने भी क्रिमिनल लॉज जैसे कि बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, बीएनएसएस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और जितने भी माइनर एक्ट हो गए, फैमिली लॉ हो गए, सारे ही एक्ट के हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो पहला एक्ट जो हमने लिया है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए ओड बी ₹1 लाख और बी अग्री टू एक्सेप्ट 60,000 इन फुल सेटिस्फेक्शन। ए ने बी से 1 लाख रुपए लिए और बी अग्री कर जाता है कि भाई तुम 1 लाख छोड़ो, मुझे 60,000 पे कर दो और मैं 1 लाख के बदले में 60,000 में ही सेटिस्फाइड हूँ। ए पे कर देता है बी को 60,000। बी उसको ले भी लेता है, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली क्या करता है, लेटर बी सूट फॉर रिमेनिंग 40,000। बाद में बी जो 40,000 अमाउंट रह गया था उसके लिए एक सूट लेके आता है कोर्ट में। तो अंडर इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव में आंसर इसका क्या होगा? तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है कि सूट मेंटेनेबल होगी, कि सूट ला सकता है भी, वो मेंटेनेबल है। और सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन इज अबाउट सूट बार ड्यू टू सेक्शन 63 के प्रोविजन के हिसाब से सूट नहीं ला सकता, ये बार है, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार करता है। सी ऑप्शन इज अबाउट अग्रीमेंट वर्ड, ऐसा कोई अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोविजंस, ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। और डी ऑप्शन इज अबाउट कि ये इलीगल होगा, ये लीगल लॉफुल है ही नहीं। तो इस चारों ऑप्शंस में से हमारा आंसर क्या होगा? तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन सेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर दोगे। ये इसका वैसे आंसर तो बी होगा, और क्यों होगा उसको हम समझ लेते हैं। इसका आंसर होगा बी, सूट बार ड्यू टू सेक्शन 63 में दिया क्या है बेसिकली वो हमें पता होना चाहिए कि 63 किस बारे में बात करता है। तो 63 बेसिकली बात करता है कि इफ ए ओड बी, ए ने बी से सपोज 1 लाख रुपए लेने थे और बी कहता है कि भाई मुझे पूरे मत दो तुम, बी प्रोमिसी जो है, ए प्रोमिसर होता है, बी प्रोमिसी, तो बेसिकली 63 प्रोमिसी के ही लिए एप्लीकेबल होता है। ए ने बी से 1 लाख रुपए लिए जैसे कि क्वेश्चन बता रहा है, बी कहता है मुझे 50,000 दे दो, या उसके बदले में 70,000 दे दो, या मुझे 80,000 दे दो। फुल पेमेंट में नहीं ले रहा, मैं उसके सेटिस्फेक्शन में इतना ही अमाउंट लेता हूँ। और अगर वो इतना अमाउंट एक्सेप्ट कर लेता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ 63 सेक्शन वो बाद में सूट नहीं लेकर आएगा, उसको बाद में सूट लाने का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउ नहीं करेगा। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 63 सेक्शन का प्रोविजंस है। इसमें क्या होता है बेसिकली, प्रोमिसर को छूट दे सकता है, उसको मतलब रिमिट कर सकता है, या फिर उसका टाइम भी बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस लैंग्वेज, कि वो उसका टाइम भी बढ़ा सकता है कि भाई देखो पहले तुम्हें मुझे 10 दिन में देने थे, चलो तुम 20 दिन में मुझे पैसे दे दो, या तुम्हें 1 लाख रुपए देने थे तो मुझे 70,000 दे दो। या फिर क्या कर सकता है, एनी अदर सेटिस्फेक्शन वो उसको रिसीव कर सकता है कि चलो ठीक है तुम्हें पैसे देने थे, पैसे छोड़ो तुम मुझे ये चीज दे दो, लैपटॉप दे दो, या जो भी उसके पास जो भी आर्टिकल उसको लग रहा है कि मैं इसके सेटिस्फेक्शन में ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो आर्टिकल उससे ले सकता है। तो 3 चीजें हो गई, या तो वो लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट करेगा, या फिर उसको क्या करेगा, टाइम एक्सटेंड कर देगा। 3 ग्राउंड है कि या फिर वो उस चीज के बदले में कोई और सेटिस्फेक्शन ले सकता है, कोई और आर्टिकल वो ले सकता है। तो बेसिकली 63 में क्या है, नई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, वो जो पहले जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी कंसिडरेशन में कम ज्यादा या टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन नई कंसिडरेशन की यहाँ पे कोई नीड नहीं होती। लेकिन 62 में नोवेशन होता है, रेसेशन होता है, उसमें नया कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 63 एप्लीकेबल होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 63 के प्रोविजन के हिसाब से अब भी अलाउ नहीं है कि वो सूट लेकर आए। तो क्वेश्चन क्लियर है, एक बार आप 63 को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ के इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है किसी एग्जाम्स में। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए फाइंड्स बीज लॉस्ट चेन एंड इनकर्स एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन। ए को बी की जो उसकी चेन, गोल्ड की चेन थी, गुम गई थी, बी की तो ए को मिल जाती है, और क्या करता है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। किसको, ए को, क्योंकि ए को मिली है तो ए को कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज ट्रेसपासर, ए ट्रेसपासर है क्योंकि ये कोई किसी की गुमी हुई चीज मिली है, तो क्या वो ट्रेसपासर है? बी ऑप्शन, ए हैज राइट्स सिमिलर टू बेली, ए के जो राइट है वो बेली की तरह है। या फिर सी ऑप्शन, ए बिकम्स ओनर, ए को चीज मिल गई तो वो उसका ओनर हो गया। या फिर डी, ए हैज नो लीगल रेमेडी, ए के पास कोई भी लीगल रेमेडी है नहीं। तो ये चारों ऑप्शंस में से क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को कोई चीज मिली है तो हमारा सेक्शन इन्वोक हो जाता है 71 सेक्शन इन्वोक हो जाएगा यहाँ पे। 71 कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स, कि जिस पर्सन को कोई अगर चीज मिल गई है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कैसे? एज ए वेली। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ए हैज राइट सिमिलर टू बेली। बेली बेलमेंट जब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको पता होगा कि व्हाट इज बेलमेंट। बेलमेंट जो डिलीवर कर रहा है चीजें, बेलर जिसको डिलीवर की गई है वो बेली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली यहाँ पे इनकर हो जाएगी किसकी? ए की। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन सारे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच वन करेक्टली डिस्टिंग्विश इंडेमनिटी एंड गारंटी? इनमें से इन जो चार ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि गारंटी और इंडेमनिटी को डिस्टिंग्विश करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इंडेमनिटी इन्वॉल्व थ्री पार्टी, कि इंडेमनिटी में थ्री पार्टी इन्वॉल्व होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि गारंटी इन्वॉल्व टू पार्टी, गारंटी में टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सी ऑप्शन इज गारंटी इन्वॉल्व प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, गारंटी में तीन पार्टी इंक्लूड होती है। और डी ऑप्शन इज अबाउट इंडेमनिटी रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। तो हम समझेंगे पहले दोनों को। पहले हम समझेंगे इंडेमनिटी क्या होती है, ठीक है, फिर हम समझेंगे गारंटी क्या होती है। तो दोनों को समझेंगे तब हम इसके ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो इंडेमनिटी होती है हमारी, पहली बात तो है कि जो इंडेमनिटी मेंशन है वो सेक्शन 124 में मेंशन है, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि अगर इन केस तुम्हें कोई नुकसान हो जाता है, तुम्हें कोई लॉस होता है, तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं उस लॉस को ओवरकम करूंगा। ये होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज होती है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाता है, इसमें तीन पार्टी नहीं होती, दो पार्टी होती है। इसमें एक पर्सन जो कहता है कि अगर तुम्हें कोई लॉस होगा, इंडेमनीफायर, ठीक है, जो इंडेमनीफायर होता है जो नुकसान की भरपाई करेगा, जो कहता है कि मैं तुम्हें लॉस से ओवरकम करूंगा। एक होता है इंडेमनिटी होल्डर जिसका नुकसान हुआ, तो दो ही पार्टी होती है इंडेमनिटी में, तीन पार्टी नहीं होती। वी ऑप्शन कह रहा है कि गारंटी इन्वॉल्व्स टू पार्टी, तो गारंटी में दो पार्टी नहीं होती। पहली बात तो जो गारंटी है वो 126 में मेंशन है, गारंटी का जो सेक्शन है वो सेक्शन है हमारा 126, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि 126 में गारंटी है, 124 में हमारी इंडेमनिटी है। तो गारंटी में तीन पार्टी होती है। तीन पार्टी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट पार्टी होती है हमारी प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर जिसने कर्ज लिया है, जिससे कर्ज लिया है वो होता है क्रेडिटर, और जिसको कर्ज चुकाना है वो होता है श्योरिटी, ठीक है। पी प्रिंसिपल डेटर जिसने कर्ज लिया है क्रेडिटर से, और अगर पी डिफॉल्ट करता है, कर्ज नहीं चुकाता है, तो श्योरिटी कहता है कि आई विल पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। श्योरिटी कहता है कि अगर डिफॉल्ट करता है, बी नहीं करता, तो मैं चुकाऊंगा। जैसे बी ने एक बैंक से लोन लिया और बैंक को एस बोलता है, यानी कि श्योरिटी कहता है कि भाई अगर पी नहीं चुकाता है, प्रिंसिपल डेटर नहीं देता, तो मैं तुम्हें इस लोन की भरपाई करूंगा, मैं वो लोन चुका दूंगा। तो यहाँ पे तीन पार्टी होती है, ठीक है। तो और इंडेमनिटी रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ डेथ, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। एक तो 126 में दिया है और तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, प्रिंसिपल डेटर जो कि अभी एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझाया, और श्योरिटी एंड क्रेडिटर, तीन इसमें पार्टी होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए गारंटीज पेमेंट ऑफ अ डेट विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर मटीरियली ऑल्टर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्वेश्चन है, तो एक गारंटी देता है पेमेंट ऑफ ए डेट, कोई भी डेट होगा उसके पेमेंट की, विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, लेकिन श्योरिटी की कंसेंट के बिना जो क्रेडिटर होता है और जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो आपस में कुछ ऐसी टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, और अगर वो चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि श्योरिटी रिमेन्स लाइबल, श्योरिटी जो होगा वो लाइबल ही रहेगा, चाहे वो चेंज हो चाहे ना चेंज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी
जो भी उसकी लायबिलिटी होंगी उनसे। और थर्ड ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया ही नहीं गया। डी ऑप्शन इज अबाउट प्रिंसिपल डेटर्स डिस्चार्ज ओनली, प्रिंसिपल डेटर क्या होगा कि वही ओनली डिस्चार्ज होगा, ऑप्शन डी कह रहा है। तो क्योंकि जैसे कि अभी हमने प्रीवियस 13 क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल डेटर जिसने कर्जा लिया है, एक होता है क्रेडिटर जिससे कर्जा लिया है, एक होता है श्योरिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो पे करेगा, वो पर्सन श्योरिटी होता है। तो तीनों ही पार्टी लायबल हो, दोनों ही पार्टी लायबल होती हैं, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है इनकी, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिटर होता है अगर वो और प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी की नॉलेज और उसकी कंसेंट के बिना कोई ऐसा चेंज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में, ये कोई मटीरियल इफेक्ट करे कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें मैं आपको रेफर करूंगी सेक्शन नंबर इसका है 133, उसको आप पढ़ना। 133 में ये सेम प्रोविजन दे रखे हैं कि अगर ऐसा विदाउट कंसेंट ऑफ द श्योरिटी ऐसा किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर कुछ चेंज कर लेते हैं टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट की में, तो जो श्योरिटी होता है फिर वो नो मोर लायबिलिटी इनकर्स ऑन हिज बिहाफ, और कोई लायबिलिटी उसके बिहाफ पर नहीं बनेगी, वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे क्या चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं कि जैसे कि लोन 1 लाख रुपए का था तो वो और 10% के हिसाब से लिया गया या 5% के हिसाब से लिया गया, तो वो उसकी टर्म उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर 10% है तो 12% के हिसाब से मैं लूंगा, 5 लाख का लोन लिया तो मुझे 6 लाख चाहिए, और वो अग्री कर जाता है कौन, प्रिंसिपल डेटर। और दोनों पार्टी अगर अग्री कर जाती हैं और ऐसा कोई चेंज होता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट को मटीरियल इफेक्ट होता है, तो जो श्योरिटी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी कोई भी लायबिलिटी आगे नहीं रहेगी। तो इसके लिए सेक्शन मैंने आपको बता दिया, इस सेक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज। श्योरिटी क्योंकि उसकी कंसेंट और उसकी नॉलेज के बिना ये चेंज हुआ है, अगर वो उसकी नॉलेज में होती है बात, और अगर उसकी कंसेंट ली जाती और वो अग्री करता तो वो डिस्चार्ज नहीं होता अपनी लायबिलिटी से। तो क्योंकि उसकी कंसेंट के बिना यहाँ पे हुआ है, कहा गया ना आप विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की कंसेंट के बिना, इसलिए इन्वोक हो जाता है सेक्शन 133। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a pound jewelry worth 10 lakh rupees to B for a loan of 2 lakh. Upon default, B immediately appropriated the jewelry for to himself without notice. ये प्लेज का केस है, और 176 में आपको सेक्शन रेफर करती हूँ कि आपको सेक्शन पढ़ना है 176 सेक्शन, एक बार देख लेना, प्लेज के बारे में है। प्लेज क्या होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप एज ए सिक्योरिटी पेमेंट गिरवी रखते हो किसी के पास और उसके बदले में पैसे लेते हो, दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेज। तो यहाँ पे ए पाउंड ज्वेलरी, ए गिरवी रखता है अपनी ज्वेलरी, 10 लाख रुपए की उसकी ज्वेलरी है, बी के पास देता है वो 2 लाख रुपए के लिए, और उसके बदले में वो 2 लाख रुपए उससे ले लेता है। अपॉन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होता है कि ए ने उसको पे नहीं किया, जो 2 लाख रुपए लिया था वो नहीं लौटाया, तो बी क्या करता है, इमीडिएटली अप्रोप्रिएटेड द ज्वेलरी टू हिमसेल्फ, जो इमीडिएटली उसको ज्वेलरी को नोटिस दिए बिना, किसको नोटिस देना था उसने, क्योंकि एक ही ए से कनेक्ट होती है वो ज्वेलरी, तो ए को नोटिस दिए बिना उसने अपने पास वो चीज रख ली। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सबसे हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन है वैलिड प्लेज, प्लेज वैलिड है, वैलिड इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट हुई है। और दूसरा है हमारा पॉन मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस बिफोर सेल, की जो पॉनी है, पॉनी मतलब जो ट्रांसफरी है, इन केस ऑफ प्लेस जो ट्रांसफर होता है वो पॉनर, और जो ट्रांसफरी होता है वो पॉनी कहलाता है, और ये पूरा ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेज। तो पॉनी जिसके पास वो चीज रखी गई है मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस बिफोर सेल, कि अगर वो सेल करता है उस प्रॉपर्टी को तो उसको रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा पॉनर को। ये कह रहा है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन सी इज अबाउट ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर, कि ओनरशिप ऑटोमेटिकली किसके पास, पॉनी के पास ट्रांसफर हो गई है तो वो चीजों को रख सकता है अपने पास। ये कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। पॉनी कमिट्स थेफ्ट, डी कह रहा है कि पॉनी ने थेफ्ट कमिट किया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 176 आपने पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है, जो इसका डॉक्ट्राइन है, उसके पौनी के पास दो रेमेडीज होती हैं, दो रेमेडीज होती हैं कि अगर डिफॉल्ट करता है पॉनर तो वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो सू कर सकता है डेट के लिए कि सू करे और सेल कर दे प्लेज को, जो भी गुड्स है प्लेज वाली उनको सेल कर दे, या फिर क्या कर सकता है,
इसके लिए एक केस है ललन प्रसाद वर्सेस रहमत अली का केस, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही समझना है आपने कि या तो वो सू कर सकता है कोर्ट में या फिर सेल कर सकता है। लेकिन सेल कब करेगा, वो रीजनेबल नोटिस देगा इसको, नोटिस के बिना किसी भी कंडीशन में वो सेल नहीं कर सकता, वो सेल नहीं कर सकता। कौन? पॉनी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कि पॉनी मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस। किसी की चीज आप बेच रहे हो तो एटलीस्ट आपको नोटिस देना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे वहां पे 176 में मेंशन भी है कि अगर वो डिफॉल्ट भी करता है पर्सन, तो या तो आप कोर्ट में सू कर सकते हो या फिर उसकी चीजें बेच सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर नोटिस उसको देना पड़ेगा, नोटिस के ही बाद आप उसको सेल कर सकते हो उसकी चीजों को। प्रभात बैंक लिमिटेड वर्सेस बाबूराम 1966 का केस है, कुछ मिलती जुलती कंडीशन है, वो केस एक बार आप पढ़ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस चल रहे थे, यहाँ से हमारे शुरू होते हैं एसर्शन वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार रीड कर लेते हैं। इसका असर्शन कह रहा है एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। रीजन कह रहा है इसका एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि बोथ ट्रू, मतलब इसमें ए और आर दोनों ट्रू हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसकी? ए की। दूसरा ऑप्शन है बोथ ट्रू आर नॉट, दोनों ट्रू तो है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है की। सी ऑप्शन इज अबाउट ए फॉल्स आर ट्रू, कि जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजनिंग है वो ट्रू है। और डी ऑप्शन इज कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो हम इसके असर्शन को समझ लेते हैं। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो? कुछ एग्रीमेंट तो ऐसे भी होते हैं जो माइनर्स के साथ किए जाते हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड के लिए किए जाते हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज के लिए किए जाते हैं, जैसे कि 26 हो गया। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25 कि जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, वो भी नहीं एनफोर्सेबल होते। ठीक है, ट्रेड के अगेंस्ट में भी नहीं एनफोर्सेबल होते। लीगल प्रोसीडिंग, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि अगर हम किसी की लीगल रेमेडी को इन्फोर्स करने से रोक रहे हैं और ऐसा कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, वो एनफोर्सेबल ही नहीं है कोर्ट में। ठीक है, ऐसे और अनसर्टेनिटी के बेस पे अगर कोई अग्रीमेंट होता है कि कोई चीज अनसर्टेन है कि आई विल सेल यू अ कार एट ए रीजनेबल प्राइस, व्हाट विल बी द रीजनेबल प्राइस? यहाँ पे ये मेंशन तो है नहीं ना कि रीजनेबल प्राइस क्या होगा, 5 लाख 10 लाख क्या होगा, रीजनेबल प्राइस कर दिया तो दिस इज अनसर्टेन, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट जो कि अंडर सेक्शन 30 वॉइड हो जाते हैं, जैसे कि बैटिंग ऑन अ क्रिकेट मैच, कोई बैट लगाता है क्रिकेट मैच के लिए, तो इस टाइप के जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाता है कि पहला तो गलत ही है। ठीक है, तो पहला गलत है। और दूसरा एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है। क्या ये ठीक है? बताओ, क्या ये ठीक होगा? ये तो ठीक ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया इसका मतलब वो वैलिड एग्रीमेंट था और सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा था एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो अगर वो फुलफिल करे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। हाँ, ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो बाद में वॉइड हो जाए, कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी इनकर हो जाए कि वो वॉइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर? सी नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि ए फॉल्स है, कि सारी एग्रीमेंट, ऐसे कहा जाता है ना कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये ट्रू है? नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये ट्रू है। ठीक है, तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो तो एनफोर्सिबल बाय लॉ ही है, तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजनिंग। असर्शन कह रहा है साइलेंस कैन नेवर अमाउंट टू फ्रॉड, साइलेंस कभी भी फ्रॉड कंसीडर नहीं की जा सकती। रीजन कह रहा है मेयर साइलेंस एज टू fact likely to affect willingness of a person to contract is not fraud unless duty to speak exists। दोनों ही कह रहे हैं कि साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। दूसरे रीजनिंग में कह रहा है कि अनलेस ड्यूटी टू स्पीक एग्जिस्ट, कि जब तक उसकी ड्यूटी ना बने। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑप्शन को, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ट्रू, दोनों ही चीजें ट्रू है। ए ट्रू आर फॉल्स, बी कह रहा है कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ए ट्रांसफर, ए फॉल्स है और आर ट्रू है, मतलब कि एसर्शन फॉल्स है और इसका रीजन ट्रू है। और डी बोथ फॉल्स, कि दोनों ही स्टेटमेंट और रीजनिंग दोनों ही फॉल्स है। तो साइलेंस कैन नेवर अमाउंट टू फ्रॉड, तो ये तो सही है ही नहीं। पहली बात तो आपको मैं सेक्शन इसका रेफर कर रही हूँ, आपने सेक्शन पढ़ना है सेक्शन 17।
जो कि फ्रॉड के बारे में है। सेक्शन 17 पढ़ना है आपने, ठीक है, इसको पढ़ लेना, जिसके इससे आपको फ्रॉड की जो डेफिनेशन है क्या कहती है वो पता चल जाएगा। असर्शन है हमारा, साइलेंस कैन नेवर अमाउंट टू फ्रॉड, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसका रीजन क्या है, मेयर साइलेंस, इसका रीजन कह रहा है कि मेयर साइलेंस जनरली इज नॉट फ्रॉड अनलेस देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक एग्जिस्ट, ये ट्रू है, ठीक है। क्यों ट्रू है, रेलिवेंट प्रोविजन मैंने आपको बताया ही है कि आपको सेक्शन 17 पढ़ना है। साइलेंस कब फ्रॉड कंसीडर की जाती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 as per the provision of this definition, when silence becomes fraud, कब बनती है वो, जब या तो हाफ ट्रूथ हो कि आप जो बोल रहे हो वो आधा सच है, आप अगर चुप रहोगे तो सच आधा ही समझ में आएगा दूसरे पर्सन को, या फिर फिड्यूसरी रिलेशनशिप दोनों में एग्जिस्ट करती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों के अंदर ट्रस्ट और फेथ का रिलेशनशिप है, जहां पे एक पर्सन की ड्यूटी बन जाती है कि दूसरे को वो बताए। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट हो जाते हैं, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई फर्म ऐसी है तो अगर एक पार्टनर को कुछ पता चला है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि दूसरे पार्टनर को उसके अरेंजमेंट के बारे में वो बताए कि ऐसा कुछ उसको नॉलेज है। एग्जाम्पल फॉर्मूला, साइलेंस अपने आप तो इसका फ्रॉड नहीं होती, लेकिन जहां पे ड्यूटी होती है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज दैट फैक्ट, वहां पे साइलेंट होना आपका फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा कि ए फॉल्स है, कि ऐसा नहीं कि साइलेंस कभी फ्रॉड ही नहीं हो सकती, तो ये तो फॉल्स ही है। और इसका रीजनिंग कह रहा है कि वो फॉल्स हो सकती है जब कि आपकी ड्यूटी बन रही है और आप चुप हो, तो आर ट्रू है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन कह रहा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, कि जो कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर है वो सू कर सकता है, वो पार्टी बन सकता है। सेकेंड, इसका रीजन कह रहा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन भी और रीजनिंग भी। ए फॉल्स है, बी कह रहा है एंड आर रीजन उसका ट्रू है। सी इज अबाउट ए ट्रू आर फॉल्स, कि ए जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन उसका फॉल्स है। डी कह रहा है कि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही असर्शन और रीजनिंग दोनों ही गलत हैं। तो सबसे पहले हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन की बात चल रही है तो कंसिडरेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। कंसिडरेशन कहाँ पे डिफाइन किया है, तो 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया है, ठीक है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका सेक्शन 2D है जिसमें कंसिडरेशन को डिफाइन किया है। कंसिडरेशन की जो लैंग्वेज सॉरी जो डेफिनेशन है बहुत एग्जॉस्टिव है। इसमें कहा गया है ना कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी ही नहीं, कोई तीसरा पर्सन भी दे सकता है, कंसिडरेशन तीसरे पर्सन की तरफ से भी आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो कंसिडरेशन दे सकता है वो सू भी कर सकता है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, इंप्लाइड मीनिंग ये है इसका स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइडली ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि जो जरूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन दे वो सू भी कर सकता है, ये नहीं कह रहा है ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है। रीजन कह रहा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन वर्सेस स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा कि स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन क्या होता है और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है कि वह पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है लेकिन कंसिडरेशन उसने नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो है लेकिन कंसिडरेशन उसकी तरफ से मूव नहीं हुई है। और स्ट्रेंजर टू द और इंडिया में ऐसा व्यक्ति कोर्ट केस कर सकता है, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी तो है लेकिन उसने कंसिडरेशन नहीं दिया है वो केस कर सकता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वह पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है लेकिन वो मुकदमा कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन उसको मिल रहा था, ठीक है। प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट या प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको इसका बहुत 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 फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया 1882 का केस, जो कि सबसे फेमस केस है
प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट का सबसे फेमस केस है। इसके फैक्ट मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके फैक्ट क्या है। इसके फैक्ट है कि एक मदर होती है, वो अपनी बेटी को कुछ प्रॉपर्टी देती है, ठीक है, और बदले में क्या बेटी क्या प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं अपनी मौसी को हर साल या हर महीने जो भी है वो मेंटेनेंस दूंगी, मतलब जिससे कि वो अपनी टेक केयर कर पाए, इतना अमाउंट मैं उसको दूंगी। इश्यू का क्या क्रिएट होता है कि क्या जो मौसी है उसकी इस केस में क्या कंसिडरेशन उसने दिया है? नहीं, कंसिडरेशन तो उसकी तरफ से आया ही नहीं, कंसिडरेशन तो उसकी मदर की तरफ से आया। लेकिन क्या वो केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कंसिडरेशन की वो बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिट उस कंसिडरेशन का उससे मिल रहा है। तीसरे पर्सन से कंसिडरेशन मूव हुआ है, मदर से हुआ है, लेकिन कंसिडरेशन की बेनिफिशियरी मौसी है। तो इसलिए वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन किसी भी व्यक्ति से आ सकता है, इसलिए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, कि कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर सू कर सकता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू यदि वह कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी पार्टी के रूप में अधिकार रखता हो तब। फिर असर्शन गलत क्यों है? फिर अगर आपके माइंड में तो आ जाएगा कि भाई असर्शन गलत क्यों है, बताया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको गलत मत करना अगर इनकेस ये दोबारा कभी किसी एग्जाम में आए। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, ये क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो स्टेटमेंट है इंडियन लॉ की कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो मैंने मतलब इसको स्टडी किया है कि जहां पे इसको सही माना गया, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का जो इनका मोटो है, जो इनका ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का डिफरेंस पूछना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन रखा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो रीजन को सेक्शन 2D के आधार पर सही माना है, लेकिन असर्शन को सामान्य मतलब जनरली कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में इसको गलत माना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए फॉल्स, सॉरी बी हो जाएगा, ए फॉल्स और आर ट्रू। इसको गलत मत कर देना, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए फॉल्स है जनरली और आर ट्रू है। किसी भी पर्सन से मूव हो सकता है। मैंने आपको केस का रेफरेंस भी दे दिया कि चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस है, ठीक है। इस केस को बहुत अच्छे से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन ए कह रहा है वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड। रीजन कह रहा है एवरी वेजरिंग अग्रीमेंट इज नेसेसरीली इलीगल। तो दोनों ही हमने पढ़ लिया, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है हमारा कि बोथ ट्रू, दोनों ही ट्रू है, पहला भी और रीजन भी। और सेकंड हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन इज अबाउट कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है, आर गलत है। सी कह रहा है कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है। डी दोनों ही गलत है। ये तो पूरा हरियाणा एडीए का पेपर हो गया, उसमें सारे ही क्वेश्चन इस टाइप से आए थे। पेपर मैंने देखा था, सारे ही क्वेश्चन उसमें असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, जैसे कि सेम पेपर यूपीएससी का आया था इस बार, सेम पैटर्न उन्होंने उठाया हुआ था। इतना एग्जॉस्टिव पेपर था कि आई कैन क्लेम कि टीचर्स भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते विद इन द लिमिटेड टाइम कि 2 आवर्स में इसको करना है, नहीं कर सकते। अगर आप सॉल्यूशन के साथ भी सॉल्यूशन की बुक रख के भी अगर उसको करना चाहोगे ना, इतना लेंदी पेपर था, उसको आप नहीं कर सकते भाई, मैं तो नहीं कर सकती। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। असर्शन कह रहा है कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है, वेजरिंग अग्रीमेंट को वॉइड कहा गया है, तो ये तो सही है। अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। सिंपली उसमें कहा गया है कि जो भी एग्रीमेंट वेजर के थ्रू किए जाएंगे, मतलब बाय वे ऑफ वेजर, वो वॉइड ही होंगे। मतलब ये है कि वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड ही होता है ऑलवेज, ठीक है, और ये एनफोर्सेबल नहीं होते। अगर वॉइड है तो एनफोर्सेबल कैसे होंगे? जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है कि ए और बी शर्त लगाते हैं आपस में कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है। यदि इंडिया जीत जाएगा तो बी ए को 10,000 रुपए देगा, और अगर नहीं जीता तो ए बी को देगा। तो ये वेजरी एग्रीमेंट ही हुआ और ये वॉइड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे दोनों ही पार्टी क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा इसका रीजन कहता है कि एवरी वेजरिंग एग्रीमेंट इज नेसेसरीली इलीगल। ये गलत है। जरूरी नहीं है कि हर वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वॉइडनेस और इलीगलिटी में फर्क आना चाहिए कि वॉइड क्या होता है और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्स ही नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं, उनकी जो वॉइडनेस होती है, उनकी जो वैलिडिटी है वो होती नहीं है कुछ। और जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो फॉरबिडन भी होते हैं, ठीक है। फॉरबिडन किसके थ्रू? स्टेचुटरी अथॉरिटी के थ्रू फॉरबिडन होते हैं, लॉ उसको फॉरबिड करता है। और जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते, और जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ना तो वो एनफोर्सेबल होते हैं और उनका क्रिमिनल नेचर होता है। कोलेटरल ट्रांजेक्शन वॉइड एग्रीमेंट में
जो अगर उसके साथ में कोई कोलेटरल ट्रांजेक्शन होता है, जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में वो जो ट्रांजेक्शन होता है कोलेटरल, कि ऐसा होगा जैसे कि शर्त लगाना या स्मगलिंग करना, तो ये तो वॉइड होता है और इलीगल भी होता है, दोनों ही चीज है। इंडिया में जनरली वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड तो होते हैं लेकिन इलीगल नहीं होते, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, जहाँ पे इन्होंने वेजरिंग गैम्बलिंग को इलीगल बनाया गया, तो वहां पे ये ऐसे एक्ट यहाँ पे इलीगल होंगे, ठीक है। इसलिए ये कहना कि एवरी वेजरिंग एग्रीमेंट इज नेसेसरी इलीगल, ये गलत है। इसके लिए आप केस को मैं यहाँ पे रेफर कर रही हूँ, घेरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास मैया 1959 का केस है, ये केस आप देख लेना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि जो फर्स्ट इसका असर्शन है वो क्या है, ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ए ऑफर्ड बाय ईमेल टू सेल मशीनरी टू बी emailed acceptance. Before B's email reached A's server, B sent another email withdrawing acceptance. The withdrawal email reached A before acceptance email. ठीक है, इस सिनेरियो में क्या आंसर होगा? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट विल बी द आंसर? तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ए है एक्सेप्टेंस इफेक्टिव व्हेन सेट, जब भी एक्सेप्टेंस भेजी गई वो इफेक्टिव हो गई। रिवोकेशन इनइफेक्टिव, रिवोकेशन इनइफेक्टिव है, ठीक है। एक्सेप्टेंस वैलिड एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है रिवोकेशन वैलिड, रिवोकेशन वैलिड है बिकॉज इट रीज बिफोर एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस के पहले पहुंच गई है। बिकेम कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई अगेंस्ट एक्सेप्टर। अब हम इसके, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझना है तो सेक्शन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का करवाया था वहां पे भी बताया था कि सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 कम्युनिकेशन की बात करता है कि कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिवोकेशन कब कंप्लीट कंसीडर की जाती है, ठीक है। फैक्ट क्या है कि ए ने ऑफर किया बाय ईमेल के थ्रू, ठीक है, ये ऑफर ईमेल के थ्रू करता है, और बी सेंट एक्सेप्टेंस ईमेल, बी भी एक्सेप्टेंस को ईमेल के थ्रू ही भेजता है। बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले क्या पहुंचता है, बी सेंड विड्रॉल ईमेल, और विड्रॉल की ईमेल पहले पहुंच जाती है। तो प्रिंसिपल तो ये है कि एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन बिकम्स कंप्लीट अगेंस्ट, कि एक्सेप्टेंस कभी भी एट एनी टाइम कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट रीच टू द प्रपोजर, कि प्रपोजर से के पास एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले रिवोकेशन अगर पहले पहुंच गया है तो वो इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 4 और फाइनल को, सॉरी 5 को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ क्योंकि रिवोकेशन पहले पहुंच गई, ठीक है, प्रपोजर के पास, तो और एक्सेप्टेंस बाद में पहुंची है। तो एक्सेप्टेंस सेंड नॉट फाइनल, ठीक है, क्योंकि वो सेंट हुई है लेकिन फाइनल नहीं हुई ना, पहुंची नहीं ना। विड्रॉल सेंट हो गया तो वो पॉसिबिलिटी बन गई कि यहाँ पे रिवोकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। इसको बहुत डिटेल में देखना है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं जहां पे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। और सेक्शन 4 एंड 5 पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे भारी है, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। सेक्शन 4, 5 और रिवोकेशन 6, जिसमें रिवोकेशन के मोड दिए गए हैं कि किस तरीके से रिवोकेशन कंप्लीट की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या फिर मैं दोबारा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि ए ने बी को मशीनरी बेचने का ऑफर भेजा और वो भेजा ईमेल के थ्रू। बी ने एक्सेप्टेंस का ईमेल भेजा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस का ईमेल ए के पास पहुंचने से पहले बी ने दूसरा ईमेल भेज के उस ऑफर को या उस एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर दिया, रिवोक कर दिया, मतलब विड्रॉल वाला ईमेल ए को पहले मिल गया, ठीक है। ये सिनेरियो चल रहा है स्टेप वाइज। एक्सेप्टेंस वाला ईमेल बाद में मिला, तो अब प्रश्न होता है कि क्या कॉन्टेक्ट बन गया? नहीं बना भाई, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। रिवोकेशन वैलिड है, और इस क्यों वैलिड है? क्योंकि इट रीज्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, विकेम कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर, ठीक है। और इसके लिए आपको सेक्शन 4 और 5 बहुत अच्छे से पढ़ना है।
तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी, उसमें बाकी के हम क्वेश्चन करेंगे। इस सारे क्वेश्चन को आप देख लेना, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, या जो प्रीवियस हुए हैं वहां पे भी मिले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड, सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्रिएटिंग होते हैं, वो यही होते हैं। इसीलिए मैंने इसी टॉपिक को टच किया, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ मैंने थोड़े मॉडिफाई किए हैं। ये क्वेश्चन में और भी, ये जो मेरी सीरीज चल रही है ना एमसीक्यू वाली, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब भी हम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं, तो हम पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।